हे गाइस व्हाट्स अप। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज हम लोग एक बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली मैं आपको इसका एक जस्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में बेसिकली होता क्या है कि यूजुअली क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं अगर असेसी हूं, ठीक है, तो जितना भी पैसा मैं कमाऊंगा उस पर टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा, राइट। और मुझे टैक्स सिर्फ उस पर पे करना पड़ेगा जितना पैसा मैं कमाऊंगा, यही होता है, ठीक है। नॉर्मली यही होता है कि मैंने अपनी कोई भी इनकम की, उस इनकम पर टैक्स मैं पे करूंगा। क्लबिंग ऑफ इनकम में कुछ कुछ केसेस ऐसे बताए जाते हैं कि इनकम तो किसी और की है पर उस पर टैक्स मैं पे करूंगा। वाह, ऐसा कैसे, क्यों, मतलब है क्या कहा तूने? ये वो वाली बात हो जाती है कि इनकम तो किसी और की है पर टैक्स मैं पे करूंगा। इसका तो कोई सेंस ही नहीं समझ में आता। इस बात का मेरे को तो कोई सेंस नहीं समझ में आता, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि अगर इनकम मेरी है टैक्स मैं पे करूं, एकदम बात समझ में आती है। लेकिन अगर इनकम किसी और की है तो टैक्स फिर मैं क्यों पे करूं, यही हम लोग समझेंगे इस वाले टॉपिक में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। सो दिस इज मी, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटेड बाय पैशन। आई टीच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड टैक्सेशन टू सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर मैथ्स पढ़ाने आता हूं। मैं अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता 1.0 बैच में मंडे टू थर्सडे शाम को लाइव आप लोगों को एकाग्रता 1.0 में पढ़ाने आता हूं 5:45 पे। और मैं आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन पढ़ाने इसी चैनल पर शाम को 4 बजे लाइव आता हूं। और एक बात आप अभी और सुनो, अमेजिंग चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। 25 ऑफ अगस्त से यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर मैं पूरा का पूरा जीएसटी भी कवर करने वाला हूं। यस, यू हर्ड मी राइट। 25 ऑफ अगस्त से जीएसटी का बैच शुरू हो रहा है इसी चैनल पर रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स का पूरा सिलेबस आप लोगों का करवाया जा रहा है, उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का भी करवाया जाएगा। नाउ क्या इसका मतलब यह कि 25 अगस्त से पहले पहले डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा? नो, 25 अगस्त से पहले पहले पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन काफी हद तक खत्म हो चुका होगा। हम लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहेगा बचा हुआ करने के लिए, तो पैरेलली आपकी क्लासेस चला करेंगी। 4 से 5 ये वाला जो हमारा डीटी वाला टाइम है, इसमें डीटी आपका चला करेगा। और 25 ऑफ अगस्त से आप लोगों का जीएसटी वाला बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। जीएसटी वाला बैच आपका चला करेगा रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है। ऑलराइट, सो ये वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक है। इस लिंक पर जब आप लोग जाओगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो आप यहां पर जाकर देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा अनअकैडमी की वेबसाइट पर आकर, फिर यहाँ पर आप अपना गोल टाइप कर दीजिएगा सीए इंटरमीडिएट, और फिर ये आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने सीए इंटरमीडिएट का पेज खुल जाएगा। यहां पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इन पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट्स एंड क्विज़ेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग भी मिल जाता है। जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस होते हैं। यहां पर जब आप मेरा कोड यूज करते हैं निश10, तो आप अप्लाई जब करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। नाउ जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय कोई स्पेशल ऑफर नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप ये वाला सेशन देखें तब उस समय अनअकैडमी की वेबसाइट पर कोई स्पेशल ऑफर्स चल रहे हो, जैसे 20% डिस्काउंट या 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे ऑफर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड निश10, राइट। सिमिलरली ये आइकॉनिक के आफ्टर डिस्काउंट प्राइसेस है और ये अनअकैडमी लाइट के आफ्टर डिस्काउंट प्राइसेस हैं, ठीक सर। चलो सर, शुरू करते हैं अपना मुद्दा, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्लबिंग ऑफ इनकम में होता क्या है। क्लबिंग ऑफ इनकम में बेसिकली क्या होता है कि यूजुअली व्हेन एन असेसी अर्न्स सम इनकम, ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज अर्न्ड इनकम। जितनी इनकम मैं अर्न करूंगा उस पर मेरे को उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन क्लबिंग के प्रोविजंस में क्या होता है कि इनकम कोई और कमाता है, कोई और उस इनकम को कमा रहा है, लेकिन टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है। अब आपके मन में ये बात सुनते ही आएगा कि सर ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब इससे गलत बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है, कि इनकम किसी और की है और टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। पता है ऐसा किया क्यों गया?
क्योंकि जो आप और मेरे जैसे, आपके और मेरे जैसे लोग थे, हम लोग टैक्स इवेजन करते थे, हम लोग टैक्स की चोरी करते थे। और टैक्स की चोरी करने के लिए हम लोग जैसे लोग क्या करते थे, अपने माइनर सन को गिफ्ट दे दिया, अपने माइनर सन को कुछ गिफ्ट दे दिया। एफडी करानी थी, ठीक है, मुझे एफडी करानी थी, मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना था, मुझे एफडी करानी थी, मैंने अपने छोटे बच्चे के नाम पर, छोटे बच्चे हो क्या, यस, मैंने अपने छोटे बच्चे के नाम पर एफडी करा दी। अब छोटे बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, अब अगर छोटे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो उसको भी तो बेसिक एग्जामेशन का वो बेनिफिट मिल जाएगा, 2.5 लाख तक उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, 2.5 लाख तक उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। सपोज मैंने 2 लाख रुपए की एफडी की अपने बच्चे के नाम, सपोज मैंने 2 लाख रुपए की एफडी की अपने बच्चे के नाम, और उसको साल भर में इंटरेस्ट मान लो 20,000 रुपया मिलता है, तो अब इस 20,000 पर तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इस 20,000 पर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने बहुत सारे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने अपने बच्चे के नाम पर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया, ठीक है, मैंने अपने बच्चे के नाम से शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया। अब जो भी शेयर्स से इनकम आएगी, जो भी डिविडेंड इनकम आएगी, वो मेरे बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगी, वो मेरे बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसकी कोई और इनकम है नहीं, उसको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग टैक्स की चोरी करते थे, इस तरह से आपके और मेरे जैसे लोग टैक्स की बहुत चोरियां करते थे कि घर अपनी बीवी के नाम पर गिफ्ट दे दिया, तो ऐसे मतलब बिंदास ऐसे गिफ्ट्स बांटते रहते थे, ठीक है। और रियल लाइफ में कोई भी इंसान बिना मतलब के गिफ्ट नहीं देता है, रियल लाइफ में कोई भी इंसान बिना मतलब के गिफ्ट नहीं देता है, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है। आप मंदिर भी जाते हो ना, तब भी आप ये कहते हो भगवान इस बार प्लीज पास करा दो, तो फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की दूसरे के लिए कोई अच्छी चीज नहीं करता है, ठीक है। एनीवे, सो ये तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पॉइंट हो गया, उस पर नहीं जाते हम लोग अपना इनकम टैक्स पर ही सीमित रहते हैं, और वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो चलो एक बार शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? यूजुअली एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली ऑन द इनकम अर्न्ड बाय हिम। जितना पैसा मैंने कमाया मुझे सिर्फ उस पर टैक्स देना होता है, ये तो यूजुअल केस होता है। However, sometimes when some other person's income is also taxed in the hands of the assessee, this is known as clubbing of income. जब किसी दूसरे बंदे की भी इनकम पर मुझे टैक्स देना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। People having high incomes sometimes divert their incomes to their spouse or minor children in order to avoid paying taxes. So जिन लोगों की बहुत हाई इनकम होती है, ठीक है, वो लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं, या तो अपनी बीवी को दे देते हैं, या तो अपने माइनर चिल्ड्रन के नाम पर उसको गिफ्ट वगैरह दिखा देते हैं। तो फिर ऐसे में उनका टैक्स एवेड हो जाता है। तो इस टैक्स एवेजन को रोकने के लिए ये क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चीजें इंट्रोड्यूस की गई। Therefore, clubbing provisions have been introduced to prevent tax evasion. आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, आ जाओ आगे चलते हैं। सेक्शन 60 कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि मान लो मेरे नाम की कोई एफडी थी, या मैंने कोई एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट को मैंने अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं किया, मैंने जो भी उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या मैंने एसेट ट्रांसफर किया? नहीं, लेकिन उस एसेट से जो भी इनकम मेरे को आ रही है वो मैं इनकम ट्रांसफर कर दे रहा हूं। तो लॉ कहता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो जो इनकम आपने ट्रांसफर की है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, वो इनकम भी आपके हाथ में टैक्स होगी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर व्हाट इफ द एसेट इज आल्सो ट्रांसफर्ड, ठीक है। आपके मन में सवाल आएगा, सर व्हाट इफ द एसेट इज आल्सो ट्रांसफर्ड। तो अभी देखेंगे, अभी तो चैप्टर की शुरुआत है, 3-4 दिन तो कम से कम लगेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, इसमें क्या हुआ कि अगर मैंने किसी अपने एसेट ट्रांसफर करे बगैर अगर मैंने उस एसेट से लिंक्ड इनकम किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो वो उस इनकम पर मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा। मान लिया जाएगा कि आप सिर्फ टैक्स इवेजन वाली प्रैक्टिसेस कर रहे हो, राइट। तो देखो, इफ एनी पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ, सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। इट इज इममटेरियल whether the transfer is revocable or irrevocable and whether it was made before the commencement of this act or after its commencement. Now, ये रिवोकेबल और इररिवोकेबल क्या बला है, ठीक है। ये रिवोकेबल या इररिवोकेबल क्या बला है? व्हाट इज रिवोकेबल, व्हाट इज इररिवोकेबल, ठीक है। अगर मैं कहीं जाऊं बाहर, ठीक है, मेरे पास सपोज आप में से किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर कुमार सुमन का, ठीक है। कुमार सुमन, अभी कुमार सुमन के पास बहुत सारा पैसा है, 50 लाख रुपए का सोना है कुमार सुमन के पास, ठीक है। और कुमार सुमन ने वो 50 लाख रुपए का सोना अपने घर की एक अलमारी में, एक तिजोरी में उसको बंद करके रखा हुआ है,
ये है हमारे पास कुमार सुमन जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार कुमार सुमन को जाना था छुट्टी पर, और कुमार सुमन शहर का बहुत बड़ा आदमी है, सबको पता है कि उसके पास इतने सोना है, उसके पास 50 लाख रुपए का सोना है और उसकी इस वाली अलमारी में, सबको पता है। ठीक, अब कुमार सुमन को शहर छोड़ के जाना है और उसको लग रहा है डर। उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है डर कि मेरे पीछे से चोर आएंगे, मेरे घर में चोरी करेंगे और ये इतना सारा सोना चुरा कर ले जाएंगे। ठीक, तो कुमार सुमन आता है मेरे पास, मुझसे कहता है कि निशु सर, निशु सर, निशु सर। मैंने कहा हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। उसने कहा कि सर ये 50 लाख रुपए का सोना ना आप अपने पास रख लो, आप तो शहर में ही हो, आप घर से बाहर भी नहीं निकलते, आपका तो वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहता है हमेशा। ठीक है, और आप तो ये बिफोर वर्क फ्रॉम होम बिकेम कूल, आप तो उससे पहले से भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं हमेशा घर के अंदर ही क्लासरूम सेटअप करके पढ़ाता हूँ। बढ़िया। कुमार सुमन कहता है मुझे आप जैसा ही बनना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी घर छोड़ के बाहर जाओगे नहीं, तो मेरे सोने की रखवाली आप बहुत अच्छे से करोगे। मैंने कहा व्हाट अबाउट ट्रस्ट? कहते हैं निशु भैया आपके ऊपर मेरे को बहुत ट्रस्ट है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि कुमार सुमन ने ये एसेट मेरे को ट्रांसफर किया। ठीक है, कुमार सुमन ने ये एसेट मेरे को ट्रांसफर किया, लेकिन क्या ये वाला ट्रांसफर उसने परमानेंटली मेरे को ट्रांसफर कर दिया? द आंसर इज नो। जब वो घूम के वापस आएगा तब फिर ये सोना वापस ले जाएगा ना। जब कुमार सुमन घूम के वापस आएगा तब तो मेरे से ये सोना लेकर बाहर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। इसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब कि मैं अभी आपको दे रहा हूं, मैं बाद में इसको वापस ले लूंगा। ठीक है, ये होता है रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब। और इररिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब, निशु भैया रखो यार सोना है, 50 लाख का सोना ही तो है यार, क्या है यार और कमा लूंगा मैं। ठीक है, मैं जहां पर जा रहा हूं 1 करोड़ के सोने की बात हो रही है, क्या 50 लाख का सोना है यार, तुम ही रखो यार। मैं नहीं चाहता कि चोर चोरी करें और पहरेदार सोए। ठीक है, मेरे घर से चोर लोग चोरी करके 50 लाख रुपए का सोना लेकर जाए, मैं नहीं चाहता। ये तो आप ही रखो 50 लाख रुपए का सोना, मेरे को वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए वापस। इररिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, जिसको वो वापस नहीं लेगा, तो ये हो जाता है आपका इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो दो तरह के ट्रांसफर्स होते हैं, एक होता है रिवोकेबल और दूसरा होता है इररिवोकेबल। राइट, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इवन इफ यू आर ट्रांसफरिंग द इनकम फ्रॉम द एसेट इन अ रिवोकेबल मैनर। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते अरे यार ये तो मैंने बस ऐसे ही दिया ना, इसको मैं बाद में वापस ले लूंगा। हाँ, तो बाद में वापस ले लूंगा। ठीक है, जैसे यही वाली बात हुई थी ना कि इनकम जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इनकम ट्रांसफर, मैं एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस एसेट से डिराइव होने वाली इनकम को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं। राइट, तो अगर वो इनकम मैं रिवोक कर लूंगा बाद में कि ला भाई वापस दे दे, तब तो मेरे ऊपर टैक्स लगना ही चाहिए। लेकिन अगर वो इररिवोकेबल भी है ना, तब भी टैक्स लगेगा। अगर वो इररिवोकेबल भी है, मतलब मैं अगर अपने बच्चे के नाम पर उसकी इनकम को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूं, तब भी उस पर टैक्स लग जाएगा, तब भी क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। डन, आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। Mr. Watson has transferred through a duly registered document the income arising from a godown to his son without transferring the godown। अच्छा, तो एक गोडाउन है मिस्टर वत्सन के पास। ठीक है, ऐसा नहीं लगता ये जॉन वॉटसन का हिंदी वर्जन का रखा है वत्सन, पर ठीक है जो भी है। ठीक है, तो मिस्टर वत्सन के पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन से इनकम जो भी अराइज होगी, उन्होंने एक डीड के थ्रू उस इनकम को अराइज होने वाली इनकम को अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। और ये गोडाउन को ट्रांसफर नहीं किया है, गोडाउन मेरे ही नाम पर रहेगा, लेकिन गोडाउन से अराइज होने वाली सारी की सारी इनकम मेरे बच्चे को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चा है तू। राइट, तो इन हुज हैंड्स विल द रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन बी चार्ज्ड। तो ये जो रेंटल इनकम गोडाउन की है जिसको उन्होंने अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, ये किसके हाथ में टैक्स होगी? ये है सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डन। Solution. Section 60 expressly states that where there is transfer of income from an asset without transfer of the asset itself, such income shall be included in the total income of the transferor. Hence, the rental income derived from godown shall be clubbed in the hands of Mr. Watson. Screenshot. Done. इतनी सी बात थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेक्शन 60 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब सुनना मेरी बात, अब इसमें आएगा बहुत ज्यादा मजा, और इससे आते हैं मेजर क्वेश्चंस, और इससे हम लोग भी करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस, और इसमें आएंगे काफी सारे पेंच, बड़ा मजा आएगा। ठीक, एक माइनर चाइल्ड जो भी होता है ना, एक माइनर चाइल्ड बोले तो 18 साल से कम जिसकी उम्र होती है। ठीक है, तो एक माइनर चाइल्ड जो भी होता है उसकी जो भी इनकम होती है
वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक छोटा बच्चा है, वो कहीं से भी पैसा कमा रहा है, तो उसके पैसे पर टैक्स कौन देगा? उसके मम्मी या पापा में से कोई तो एक पेरेंट देगा। ठीक है, उसके मम्मी या पापा में से कोई तो एक पेरेंट देगा। इतना बोलते ही सवालों का एक सिलसिला सा अपने दिमाग में चलने लगता है। मैं एक एक सवाल लूंगा, एक एक सवाल का मैं यहां पर जवाब दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल आता है कि एक माइनर को, एक जो छोटा बच्चा है, उसको अगर इनकम हो रही है, उसको कहीं से भी कोई भी इनकम आ रही है, तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा? उस पर टैक्स उसके पेरेंट्स पे करेंगे। कौन सा पेरेंट पे करेगा? मम्मी पे करेंगे या पापा पे करेंगे? कौन सा पेरेंट पे करेगा उस पर टैक्स? मम्मी पे करेंगी या पापा करेंगे? सो द आंसर इज दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी बिफोर क्लबिंग द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड, दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी बिफोर क्लबिंग द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड, वो वाला पेरेंट, उस वाले पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब कर दी जाएगी और फिर उसी पेरेंट को उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हूं मैं, ठीक है, ये है मेरी वाइफ चारू। ठीक है, ये हूं मैं, ये है मेरी वाइफ चारू। ठीक है, हम दोनों का सपोज कोई एक माइनर चाइल्ड है। माइनर चाइल्ड का नाम क्या रखा जाए? माइनर चाइल्ड का नंबर कुछ ऐसे नाम कुछ ऐसे मिक्स करके रखना चाहिए ना। नामकरण हो रहा है भाई साहब, बच्चा अभी हुआ नहीं लेकिन बच्चे का नाम सोचा जा रहा है। क्या बात है। तो निशांत और चारू, क्या नाम रख सकते हैं लड़के का? पता नहीं क्या रख सकते हैं। चलो ठीक है, मैं ना ऐसे ही एक थर्ड पार्टी नाम ले ले रहा हूं, हैरी। सर हैरी कैसा नाम हुआ ये? मतलब अंग्रेजों वाला नाम रख लिया आपने, मतलब कोई बात नहीं, अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए। ठीक है, नाउ हैरी इज माइनर। हैरी इज माइनर, और क्योंकि इसका नाम हैरी है, क्योंकि इसका नाम हैरी है, तो स्कूल में जितने भी हैरी पॉटर के प्लेज होते हैं उन सब में इसको पार्टिसिपेशन मिल जाते हैं, उन सब में इसको वो मिल जाता है, उन सब में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक, बड़ी अच्छी बात है, ये तो ऐसी दूसरी बात हो गई। एनीवे द पॉइंट इज कि हैरी को अगर कोई भी इनकम मिलती है, हैरी को अगर कोई भी इनकम मिलती है, ठीक है, सपोज हैरी के पास 10,000 रुपए, जैसे सर वॉरेन बफेट, ठीक है, जो सर वॉरेन बफेट है वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, सर वॉरेन बफेट 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जब वो माइनर थे तब से वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हैरी को भी हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ पैसे देते आ रहे थे। हैरी 11 साल का हुआ, और जब हैरी 11 साल का हुआ तो इसने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उस इन्वेस्टमेंट से इसको जो भी इनकम आ रही है, उस इन्वेस्टमेंट से इसको जो भी इनकम आ रही है, उस पर टैक्स हैरी नहीं पे करेगा, हैरी तो बच्चा है। उस पर टैक्स कौन पे करेगा? उस पर या तो मैं टैक्स पे करूंगा या चारू टैक्स पे करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन इसकी इनकम को मिलाने से पहले हम दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी वो इस पर टैक्स पे करेगा। मतलब अगर मान लो हैरी की इंटरेस्ट इनकम है 1,000 रुपए, ठीक है, मान लो हैरी की इंटरेस्ट इनकम है 1,000 रुपए, मेरी इनकम है सपोज साल की इनकम है मेरी 5 लाख रुपए, ठीक है, और मेरी वाइफ की इनकम साल भर की इनकम है 7 लाख रुपए। ठीक है, तो हम दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है? चारू की इनकम ज्यादा है। तो ये जो हैरी का 1,000 है ये चारू के हाथ में क्लब हो जाएगा, तो अब चारू को 7,100 रुपयों पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये होता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इस तरह से इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की क्लबिंग होती है। ठीक है, कि ये इनकम जो भी माइनर चाइल्ड इनकम कमा रहा है उस इनकम पर टैक्स कौन सा पेरेंट पे करेगा? वो पेरेंट पे करेगा जिसकी इनकम हैरी की इनकम जोड़ने से पहले ज्यादा थी। तो हम दोनों की इनकम्स में से किसकी इनकम ज्यादा थी? चारू की इनकम ज्यादा थी, तो चारू इस पर 1,000 रुपए पर भी टैक्स पे करेंगे। तो चारू के लिए टोटल इनकम हो जाएगी, सॉरी 7,01,000, यार 7,100 लिख दिया मैंने, 7,01,000। ठीक है, ये 7,01,000 हो जाएगा, एंड चारू विल हैव टू पे टैक्स ऑन 7,01,000 रुपीज। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हर चाइल्ड के लिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंदर 1,500 रुपए पर एनम का एग्जेम्पशन होता है। 1,500 रुपए पर एनम का एग्जेम्पशन होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले तो पेरेंट को डिटरमिन किया कि कौन से पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होगी, तो हमें पता लगा कि मदर के हाथ में इनकम क्लब होगी। ठीक है, अब जब मदर के हाथ में हम 1,000 ऐड करेंगे ना, तो हम इस 1,000 में से माइनस कर देंगे 1,500। नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि इनकम ही 1,000 है तो माइनस भी 1,000 ही होगा। तो पर चाइल्ड पर एनम 1,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल जाता है अंडर सेक्शन 1032।
ठीक है, इसका सेक्शन आप लोग याद रख सकते हो, 3 - 2 is 1 which is very minor number. 3 - 2 is a very 3 - 2 is 1 which is a very minor number. तो माइनर चाइल्ड का रिडक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 32. ठीक है, इस तरह से आप लोग ये याद रख सकते हो. ठीक, अगर हैरी की इनकम सपोज 2000 होती, अगर हैरी की इनकम सपोज 2000 होती तो चारू के हाथ में कितना क्लब होता? 2000 माइनस 1500, तो चारू के हाथ में सिर्फ 500 रुपया ही क्लब होता. ठीक है, अच्छा अभी सपोज एक और होता हमारे पास बच्चा रॉन. ठीक है, रॉन की इनकम सपोज 3000 होती. ठीक है, अभी पेरेंट तो हम डिटरमिन कर ही चुके हैं, किसकी इनकम ज्यादा है? चारू की इनकम ज्यादा है. तो इस माइनर चाइल्ड की भी इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? चारू के हाथ में क्लब होगी. और इस 3000 में से भी 1500 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. और यहां पर अभी चारू के हाथ में सिर्फ 1500 ही क्लब होगा. ठीक है, तो फॉर एवरी चाइल्ड देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 1500 रुपीज विच इज अलाउड बाय द लॉ फॉर एवरी चाइल्ड. राइट, ये चीज है. अच्छा अब एक बात सुनना मेरी, इस साल क्लबिंग के समय, ठीक है, दिस वाज अ फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग. सपोज दिस वाज अ फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग. इससे पहले हैरी की कोई इनकम नहीं थी, इससे पहले रॉन की कोई इनकम नहीं थी. ठीक है, अभी अभी ये वाला जो साल है प्रीवियस ईयर 21-22 इज अ ईयर जहां पर हैरी ने कुछ पैसा कमाया, रॉन ने कुछ पैसा कमाया, और फिर हम लोगों ने देखा अच्छा किसकी इनकम ज्यादा है? चारू की इनकम ज्यादा निकली, और उसके बाद इन दोनों को चारू की इनकम में क्लब कर दिया गया, और हर एक को -1500 दोनों चिल्ड्रन के बिहाफ पर उनको डिडक्शन भी मिल गया. राइट, अब सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 आता है. दिस वाज प्रीवियस ईयर 21-22. दिस वाज प्रीवियस ईयर 21-22. ठीक है, अभी सपोज आ रहा है प्रीवियस ईयर 22-23. ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में मेरी जो इनकम थी वो थी सपोज 10 लाख. ठीक है, क्योंकि मेरे को अनअकैडमी में जॉब मिल गई. ठीक है, मेरे को अनअकैडमी में जॉब मिल गई तो मेरी इनकम बढ़ गई अचानक से. चारू अपनी वही पुरानी जॉब कर रही है. ठीक है, तो उनकी इनकम 7 की 7.5 लाख हो गई. कुछ इंक्रीमेंट तो उनको भी मिला ही होगा. ठीक है, कुछ इंक्रीमेंट उनको भी मिला होगा. अब इस समय हैरी की इनकम सपोज 4000 थी और रॉन की इनकम सपोज 5000 थी. रॉन की इनकम 5000 थी, हैरी की इनकम 4000 थी. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हैरी की इनकम 4000 है, रॉन की इनकम 5000 है, तो ये दोनों आपके माइनर चिल्ड्रन है. माइनर चिल्ड्रन है तो क्लबिंग होगी. क्लबिंग किस पेरेंट के हाथ में होगी? क्लबिंग मेरे हाथ में होगी या क्लबिंग चारू के हाथ में होगी? क्लबिंग अभी भी चारू के हाथ में ही होगी. द आंसर इज कि क्लबिंग अभी भी चारू के हाथ में ही होगी. पहले साल जिस पेरेंट के हाथ में क्लबिंग हो जाती है, जिंदगी भर उसी पेरेंट के हाथ में क्लबिंग चलती रहती है. मतलब जब तक भी वो माइनर रहता है चाइल्ड. ठीक है, पहले साल पहली बार जिस भी पेरेंट के हाथ में क्लबिंग हो गई, फिर जब तक वो चाइल्ड माइनर है तब तक उसी पेरेंट के हाथ में क्लबिंग होती रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आगे चलकर कौन से पेरेंट की इनकम ज्यादा है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हां, लेकिन अगर मान लो 2-3 साल बाद एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, हरमाइनी. ठीक है, 2-3 साल बाद एक नई बच्ची पैदा हो जाती है, हरमाइनी. अब ये भी वो है, माइनर है. ठीक है, और इसकी इनकम कुछ आई सपोज 10,000 रुपए इसकी इनकम आ गई. ठीक है, इसकी इनकम सपोज 10,000 रुपए आ गई. और जिस साल अब इसका हरमाइनी की पहली बार जब क्लबिंग होगी तो मेरी इनकम सपोज ज्यादा थी, तो हरमाइनी की इनकम मेरे साथ क्लब हो जाएगी. हरमाइनी की इनकम मेरे साथ क्लब हो जाएगी. ठीक है, -1500 करके. और फिर जब तक हरमाइनी बड़ी नहीं हो जाती, जब तक हरमाइनी बड़ी नहीं हो जाती तब तक इसकी इनकम मेरे हाथ में ही क्लब होती रहेगी. ठीक है, तो किसी भी बच्चे की इनकम क्लबिंग के समय, किसी भी बच्चे की जब आपको इनकम क्लब करनी है तो उस समय आप देखो कि दोनों पेरेंट्स में से क्लबिंग से पहले किसकी इनकम ज्यादा है. एक बार आपने उस पेरेंट को डिसाइड कर लिया, फिर आगे आने वाले हर साल में उसी पेरेंट के साथ आपको क्लबिंग करनी होगी. ठीक है, लेकिन हां, अब नई बच्ची पैदा हो गई तो नई बच्ची के समय आपके देखो दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है? मेरी इनकम ज्यादा है. ठीक है, तो फिर मेरे में क्लबिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब मैं जो एक और बात बताने जा रहा हूं उसमें मैं चारू और मेरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा. ठीक है, उसमें चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ऋतिक और सुजैन का. ठीक है, ऋतिक और सुजैन का हो चुका है डिवोर्स. ऋतिक और सुजैन का हो चुका है डिवोर्स. ठीक है, एक सेकंड रुकना प्लीज. ऑलराइट, तो ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स हो चुका है. अब किसके हाथ में क्लब होगी? तो उसके हाथ में क्लब होगी इनकम जो भी उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है.
ठीक है, ऐसा होता है ना, आई वांट टू लिव विद माय मॉम, आई वांट टू लिव विद माय डैड, आई वांट टू लिव विद माय मॉम। ठीक है, इस टाइप का होता है ना। जब भी डिवोर्स हो जाते हैं तो बच्चा एक साथ दोनों पेरेंट्स के साथ तो नहीं रह सकता। जब भी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है तो बच्चा पेरेंट दोनों के दोनों पेरेंट्स के साथ तो एक साथ नहीं रह सकता ना, दोनों पेरेंट्स अलग अलग रह रहे हैं, तो किसी एक पेरेंट के पास ही वो बच्चा रहता है, तो वही पेरेंट उस बच्चे की पूरी मेंटेनेंस वगैरह सारा खर्चा उठाता है, राइट। तो फिर उसी पेरेंट के हाथ में उस माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी, उसी पेरेंट के हाथ में उस माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होती है वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम क्लबिंग से पहले ज्यादा रही हो। ठीक है, एक बार अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम किसी भी एक पर्टिकुलर पेरेंट के साथ क्लब हो गई तो हमेशा जब तक वो चाइल्ड मेजर नहीं हो जाता तब तक उसी पेरेंट के साथ क्लब होती रहेगी। अच्छा, इसका भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अगर वो पेरेंट्स बोले कि यार नहीं, असेसिंग ऑफिसर से बात करते हैं ना कि अब तो यार मेरी इनकम बहुत ही कम रह गई, ठीक है, मेरे साथ क्लब नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों पेरेंट्स असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर कह सकते हैं कि भाई अब क्लबिंग के लिए बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हैरी और रॉन की इनकम चारू के साथ क्लब हुई थी पहली बार। ठीक है, हो सकता है कुछ सालों बाद चारू बोलेगी यार अब तो मतलब अब तो तुम ज्यादा कमाने लगे हो तो तुम अपने साथ क्लबिंग करवाओ, तो हम असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर ये बात कर सकते हैं, और अगर असेसिंग ऑफिसर हमें अलाउ कर देता है तो हम हैरी और रॉन की इनकम अपने साथ क्लब करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पहली बार किसी भी बच्चे की इनकम आपको क्लब करनी है तो पहली बार के क्लबिंग के समय आप देखो कि दोनों में से कौन से पेरेंट की इनकम ज्यादा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है तो माइनर चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जो पेरेंट उसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एक तीसरा पॉइंट और एक चौथा पॉइंट, उसके बाद मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैरी है, अब ये जो हैरी है क्योंकि ये इसका नाम भी हैरी है, थोड़ा बहुत दिखता भी था गोरा चिट्टा, ठीक है, तो इसको स्कूल में जितने भी हैरी पॉटर से रिलेटेड प्लेज होते थे, हैरी पॉटर से रिलेटेड जितने भी प्लेज होते थे उन सब में इसको हैरी पॉटर का रोल दे दिया जाता था। ठीक है, ऐसे स्कूल में ये बहुत बड़ा एक्टर सा बनता गया, स्कूल में है अभी बच्चा है लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। एक बार स्कूल में कोई थिएटर एसोसिएशन वाले आ गए, एक बार स्कूल में कोई थिएटर एसोसिएशन वाले आ गए और उन्होंने कहा भाई साहब ये बच्चा तो कमाल का है, इस बच्चे को वो थिएटर एसोसिएशन वाले ले गए और हम लोगों से बात की, देखिए आपका बच्चा हमें बड़ा पसंद आया, ठीक है, हमें बड़ा पसंद आया आपका बच्चा, हम चाहते हैं कि आपका बच्चा हमारे प्लेज में एक्टिंग करे और फिर फिल्मों में भी चांस देंगे। ठीक है, तो अभी ये जो हैरी है ये जब थिएटर एसोसिएशन में प्लेज में एक्ट करेगा या फिल्मों में एक्ट करेगा उससे भी इसको पैसा मिलेगा, उससे इसको पैसा मिलेगा, क्या वो पैसा भी क्लब होगा? द आंसर इज नो, वो पैसा क्लब नहीं होगा। लॉ कहता है कि अगर माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है ड्यू टू हिज स्किल और नेचुरल टैलेंट, ठीक है, ड्यू टू अ स्किल और नेचुरल टैलेंट, लॉ कहता है कि अगर आपके माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है उसके किसी स्किल की वजह से, उसके किसी काम की वजह से, उसके किसी टैलेंट की वजह से, तो उस इनकम को क्लब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कमा रहा है तो टैक्स भी दे, ठीक है, कमा रहा है तो टैक्स भी दे, अगर उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो इस छोटी सी एज में, नन्ही मुन्नी सी एज में कुछ करके पैसा कमा सकता है, कुछ काम करके पैसा कमा सकता है, तो उस पैसे पर टैक्स भी वो बच्चा ही देगा और कोई नहीं देगा। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई माइनर चाइल्ड डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, टू यूज अ पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड, ठीक है, अगर कोई माइनर चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड है, कोई विकलांग है, कोई माइनर चाइल्ड है, उसके पैर नहीं है या सपोज उसके हाथ नहीं है और वो अगर कोई इनकम कमा रहा है, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि अगर कोई ऐसा माइनर चाइल्ड है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, और वो अगर कोई इनकम कमाता है तो उसकी भी इनकम किसी भी पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होगी, उस इनकम पर वही माइनर चाइल्ड टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो डिसेबल्ड चिल्ड्रन की इनकम क्लब नहीं होती है और ऐसे बच्चों की इनकम क्लब नहीं होती है जो किसी नेचुरल स्किल या टैलेंट से पैसा कमाते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। जितना भी मैंने कुछ बताया वो सारा का सारा आपको यहां पर नोट्स में मिल जाएगा, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा। ठीक है, आओ देखो, income of a minor child is taxable in the hand of the parent whose income is more before clubbing minor's income. However, in the following three cases, minor's income is taxable in the hands of minors only. Number one, इनकम ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट। नंबर टू, इनकम ड्यू टू मैनुअल वर्क, तो इन दोनों को क्लब करके ही मैंने बोल दिया था कि अगर अपना काम कर रहा है या कुछ भी है। एंड तीसरा, माइनर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। डन। अब ये देखो,
कुछ नोट्स हैं. While including minors income in the hands of parent is eligible for exemption under section 1032 of 1000 rupees per annum per child. ये भी हम लोग बात कर चुके थे. Once minors income is clubbed in the hands of one parent, it will continue to be clubbed with that parent only in subsequent years. However, assessing officer may change after giving the opportunity of being heard. ठीक है, असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो उसको चेंज करवा सकता है. Where the marriage of parent does not subsist, divorce, where the marriage of parents does not subsist का मतलब exist. ठीक है, मैरिज अभी नहीं चल रही है. The income of minor shall be included in the income of that parent who maintains the minor child in the relevant previous year. ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, यहां पर देखो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, मतलब अगर आज बच्चा ऋतिक के पास है तो माइनर चाइल्ड की इनकम ऋतिक के साथ क्लब होगी. कल बच्चा, अगले साल बच्चा सुजैन के पास चला जाता है तो फिर सुजैन के हाथ में क्लब हो जाएगी. ठीक है, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो भी होगा उसके हिसाब से होगा. अब देखो, क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर. ठीक है, तो अगर छोटी बच्ची का, जैसे बाल विवाह वगैरह बहुत होता है ना, बालिका वधू, ठीक, तो बालिका वधू की भी जो इनकम होगी तो उसकी भी इनकम पेरेंट्स के हाथ में ही क्लब होगी. ये नहीं कि अरे निपटा दिया बेटी को बस, ऐसा नहीं होता. ठीक है, लॉ कहता है ऐसा नहीं होता. चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड एज वेल एज लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड. ठीक है, तो अगर आपका कोई स्टेप चाइल्ड है तो वो भी इंक्लूड है, और अगर कोई लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है, इलीगल अडॉप्शन नहीं, लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो वो भी, उसकी भी इनकम आपको क्लब करनी होगी. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. डन. अब आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आईसीएआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन. देखो, मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ एन एचयूएफ whose members derive income as given below. तो मिस्टर बी जो है वो एक एचयूएफ के कर्ता है, और उनके मेंबर्स ने, उस एचयूएफ के मेंबर्स ने इनकम इस तरह से निकाली है. तो देखो, इनकम फ्रॉम बीज प्रोफेशन, मिस्टर बीज करता. ठीक है, तो बी के प्रोफेशनल इनकम कितनी है? 45,000 रुपीज है. ठीक है, मिसेस बीज सैलरी एज फैशन डिजाइनर, तो वाइफ की इनकम कितनी है? वाइफ की इनकम है 76,000. दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है? मिस्टर बी की इनकम ज्यादा है या मिसेस बी की इनकम ज्यादा है? देखो, दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है? आपको लग रहा होगा मिसेस बी की इनकम ज्यादा है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, इनकम मिस्टर बी की ज्यादा है. सर ऐसे कैसे होता है? मिस्टर बी की इनकम 45,000 है. ठीक है, मिसेस बी की इनकम 76,000 है. हाउ कैन यू से कि मिस्टर बी की इनकम ज्यादा है? भाई एक बात बताओ, मिसेस बी की सैलरी इनकम है ना, सैलरी पे तो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. सैलरी इनकम पर 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद इसकी इनकम तो 26,000 रह जाती है. टोटल इनकम आपको देखनी है, आपको टोटल इनकम देखनी है बिफोर क्लबिंग. सारे के सारे रूल्स अप्लाई करो आप, इंडिविजुअल हेड्स के सारे रूल्स अप्लाई करो. तो सैलरीज में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना 50,000 का, अगर आप लोगों को याद हो तो मिसेस बी की जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो कितनी है? 76,000 माइनस 50,000, 26,000. ठीक है, और मिस्टर बी की इनकम कितनी है? 45,000. तो मिस्टर बी की इनकम ज्यादा हो गई बिफोर क्लबिंग, तो क्लबिंग किसके हाथ में होगी? मिस्टर बी के हाथ में होगी. माइनस एंड डी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल. ठीक है, तो ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है माइनस एंड डी को. तो ये वाली जो इंटरेस्ट इनकम है किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? बी के हाथ में क्लब हो जाएगी. ठीक, माइनर डॉटर पी इज अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स. अच्छा, माइनर डॉटर पी है, ठीक है, ये बेटी है, पी है, ठीक है, लेकिन ये स्पोर्ट्स के थ्रू पैसा कमा रही है. तो अगर ये किसी प्रोफेशनल स्किल और टैलेंट की वजह से पैसा कमा रही है, तो क्या इसकी इनकम बी या मिसेस बी में से किसी के साथ भी क्लब होगी? द आंसर इज नो. तो माइनर डॉटर की जो इनकम है 95,000, वो किसी भी पेरेंट के साथ क्लब नहीं होगी. ठीक है, डी इज विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस. ठीक है, तो अब ये माइनर सन जो है, माइनर सन कुछ काम नहीं कर रहा है. ठीक है, आप देख रहे हो, माइनर सन ने पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगा रखा है, अंकल ने पैसा दिया, उस पैसे को इसने फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, फिक्स डिपॉजिट से इनकम, इंटरेस्ट इनकम आ गई. ठीक है, और कुछ और पैसे से उसने लॉटरी के टिकट खरीद लिए, लॉटरी में जीत गया ये. ठीक है, तो अब लॉटरी में जीतना भी क्या कोई स्किल या टैलेंट या कोई मैनुअल वर्क है? नहीं. तो क्या ये वाली इनकम क्लब होगी? हाँ. किसके हाथ में क्लब होगी? बी के हाथ में क्लब होगी. ठीक है, तो अभी सुनना मेरी बात, बी के हाथ में कितना क्लब होगा? बी के हाथ में कितना क्लब होगा? देखो, बी के हाथ में एक तो ये 10,000 क्लब होगा, और बी के हाथ में ये 1,95,000 क्लब होगा. डी की दो इनकम्स हैं, एक तो डी की इंटरेस्ट इनकम है 10,000, वो भी क्लब होगी, और डी की दूसरी इनकम है 1,95,000, ये भी क्लब होगा. तो डी की दो इनकम्स क्लब होंगी. कितनी? 10,000 प्लस 1,95,000
डी की दो इनकम क्लब्स, दो इनकम्स क्लब होंगी, लेकिन यहां पर सेक्शन 1032 का एग्जेम्पशन भी तो मिलेगा, तो -1500 ये हो जाएगा, एंड 2,03,500 ये वाली इनकम टोटल आपकी क्लब होगी। ठीक है सर, माइनर मैरिड डॉटर, ये जो माइनर डॉटर है पी, इसके लिए भी तो -1500 करेंगे, जब क्लबिंग ही नहीं होगी तो एग्जेम्पशन क्यों लेंगे? ठीक है, जब इसके 95,000 पर किसी पेरेंट को टैक्स नहीं भरना, तो इसके अगेंस्ट एग्जेम्पशन थोड़ी क्लेम किया जाएगा। एग्जेम्पशन तो तब क्लेम किया जाता सेक्शन 1032 का, अगर इस 95,000 को इनकम में इंक्लूड किया जाता। इनकम में इंक्लूड किया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं आपको इसका फटाफट से आंसर पढ़वा देता हूं। देखो, अरे इसका आंसर तो है ही नहीं है? चलो आज सॉल्व करें फिर हम लोग। लेट मी सी, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। चलो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास नोट्स बनाने में शायद कुछ तो गड़बड़ी हो गई होगी। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 है, वहीं से आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 वहीं से आपको दिखा देते हैं, ICAI.org ये रहा। ठीक है, आओ भाई, स्टूडेंट सेक्शन भाई आप बंद हो जाए। स्टूडेंट सेक्शन, BOS नॉलेज पोर्टल, BOS नॉलेज पोर्टल। ठीक, फिर तो स्क्रॉल करेंगे, आएगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के बाद, स्टडी मटेरियल के बाद आपके पास आएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद आपके पास आएगा टैक्सेशन। टैक्सेशन में आएंगे आप स्टडी मटेरियल पर, स्टडी मटेरियल, एंड दिस इज योर चैप्टर। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। दिस इज चैप्टर नंबर 5। ठीक है, income of other persons included in assessee's total income. This is a technical name of the chapter clubbing of income. ठीक, all right, question number 5, question number 5, question number 5, question number 5. This is question number 2, question 3. all right, तो ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड अदर टैक्स implications as per the provisions of section 64(1)(a) in case of marriage of the parent subsists. In case the marriage of parent subsists, the income of a minor child shall be clubbed in the hands of the parent whose total income, excluding the income of the minor child to be clubbed, is greater. In this problem, it has been assumed that the marriage of Mr. B and Mrs. B subsists. ठीक है, further, in case the income arises due to minor child on account of any manual work done by the child or as a result of any activity involving application of skill, talent, specialized knowledge or experience of the child, then the same shall not be clubbed in the hands of the parents. ठीक, अब देखो टैक्स इम्प्लीकेशन। सबसे पहला, चलो, इनकम ऑफ 45,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर बी's प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी एट द हेड PGBP। तो मिस्टर बी के पास ये वाली जो 45,000 की इनकम आई, ये तो इन्हीं के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड PGBP। ठीक है, उसके बाद मिसेस बी की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो सैलरी ऑफ 26,000, 76,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ 50,000 शैल बी टैक्सेबल एज सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिसेस बी। ठीक है, उसके बाद देखो, income from fixed deposit of 10,000 rupees arising to the minor son D shall be clubbed in the hands of the father Mr. B. ठीक है, as income from other sources since Mr. B's income is greater than the income of Mrs. B before including the income of the minor child. ठीक है, as per section 1032, income of a minor child which is includable in the income of the parent shall be exempt to the extent of 1,500 rupees per child. The balance income would be clubbed in the hands of the parents as income from other sources. फिर बेटी की स्पोर्ट्स से इनकम ऑफ 95,000 रुपीज अराइजिंग टू द माइनर डॉटर पी फ्रॉम स्पोर्ट्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स सिंस सच इनकम हैज अरिजन टू द माइनर डॉटर ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हर स्किल। ठीक है, उसके बाद ये 1,95,000, तो इनकम ऑफ 1,95,000 अराइजिंग टू माइनर सन डी फ्रॉम लॉटरी शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिंस मिस्टर बीज इनकम इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ मिसेस बी बिफोर इंक्लूडिंग द माइनर चाइल्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। Getting it? तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कल मैं आप लोगों से मिलूंगा और हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक जितना भी अभी तक किया है, छोटी सी क्लास आपकी, काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर बात की। सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन 60 के बारे में बात की थी। सेक्शन 60 क्या था कि अगर आप किसी को एसेट ट्रांसफर किए बिना उस एसेट से रिलेटेड इनकम ट्रांसफर कर देते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, उसकी इनकम आपके हाथ में क्लब होगी। दूसरा हम लोगों ने माइनर चाइल्ड से रिलेटेड बातें की।
ठीक है, तो आई सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस एंड यूज द कोड निश्चय टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।